ये कहानी है एक ऐसे मशहूर स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने निशाने को मार सकता है। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक साधारण गणित शिक्षक हुआ करता था। उसे लड़ाई और बंदूकों से बहुत नफरत थी। पर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक अच्छे शिक्षक से एक बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। इस घर में एक जोड़ा रहता है जो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम होता है निकोला और उसकी पत्नी का नाम होता है नास्टिया। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को काटकर उनसे तरह तरह की मूर्तियां बनाती थी। निकोला एक शिक्षक है और पास के ही एक स्कूल में वो बच्चों को गणित पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा शिक्षक है और सभी बच्चे उससे काफी खुश है, सिवाय एक के जिसका नाम था एवन। एवन एक बहुत ही गुस्से लड़का था। वो हर दिन कक्षा में अपने शिक्षक निकोला को परेशान करता। एवन एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था जबकि निकोला एक गरीब इंसान था, इसलिए एवन निकोला के रूप और कपड़ों का मजाक भी उड़ाया करता था। वो चाहता था कि निकोला उसकी बदतमीजी से तंग आकर उस पर हाथ उठाए और फिर वो उसकी शिकायत करके निकोला को स्कूल से निकलवा दे। लेकिन निकोला बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। निकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता। निकोला के घर में कोई भी बिजली का सामान जैसे टीवी आदि नहीं होने की वजह से उसे दुनिया की खबर नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब निकोला अपने स्कूल में था तब उसने टीवी पर एक खबर सुनी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें बहुत से सैनिक मारे गए हैं और रूस ने यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब निकोला अपने घर आया तो उसे ये बात पता चली कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि अब निकोला पिता बनने वाला था। इन दोनों ने मिलकर इस खुशी को मनाया। अगले दिन निकोला अपनी पत्नी को अलविदा कहकर स्कूल की तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल पर चल पड़ा। लेकिन जब वो रास्ते में था तब उसने दो सैनिकों को देखा जो सिगरेट पीकर एक अलग तरह की वर्दी पहनकर खड़े थे। वो वर्दी किसी यूक्रेनियन सैनिक की तो बिल्कुल भी नहीं थी, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगा। लेकिन निकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सैनिकों की वर्दी को बदल दिया हो, इसलिए निकोला ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है, कोई एक बच्चा भी स्कूल में नहीं आया। ये देखकर उसे बुरा महसूस हुआ। तभी उसने टीवी पर समाचार देखा कि जिसमें बताया जा रहा था कि रूस के सैनिक यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन में घुस चुके हैं। और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सैनिक देखे थे वे असल में रूस के थे। ये सोचकर उसे अपनी पत्नी की चिंता हुई क्योंकि उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। वह तुरंत अपनी साइकिल पर बैठा और घर की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब निकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि वे दो सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह से पीट रहे थे। निकोला ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी भी पिटाई कर दी। निकोला ने उनसे विनती की कि कृपया मेरी पत्नी को मत मारो, वो गर्भवती है। लेकिन सैनिकों ने उनकी एक नहीं सुनी और उन दोनों को पीटते रहे। थोड़ी देर बाद एक रूसी सैनिक ने निकोला की घर की तलाशी ली और जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर निकोला के घर को आग लगा दी और वो वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्टिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन रूसी सैनिकों को मारने लगी। ये देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और नास्टिया की वहीं पर मौत हो गई। निकोला अपनी पत्नी को मरता देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद दो यूक्रेनियन सैनिक निकोला के पास आए। निकोला की पत्नी को मरा हुआ देखकर उन दोनों सैनिकों को बहुत दुख हुआ और निकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत ना हारने को कहते हैं। उसके बाद उन दो सैनिकों ने निकोला की पत्नी के लिए कब्र खोदना शुरू किया और एक कब्र खोदकर निकोला से कहते हैं कि तुम यहाँ अपनी पत्नी को दफना दो। अपनी पत्नी की मौत के बाद निकोला पूरी तरह से टूट चुका था और वो बिल्कुल अकेला रह चुका था। उन रूसी सैनिकों ने ना सिर्फ उसकी पत्नी को मार डाला बल्कि निकोला के आने वाले बच्चे को और उसके घर को भी जला दिया। इसलिए अब वो पल्ले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में रूसी सैनिक को मारना था जिसने उसकी पत्नी पर गोली चलाई थी। उस सैनिक से बदला लेने का एक ही रास्ता था कि वो यूक्रेनियन सैनिकों में शामिल हो जाए। इसलिए वो वहीं पर उन दो सैनिकों से विनती करता है कि कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद वे दोनों सैनिक निकोला की बात मान लेते हैं और उसे गाड़ी में बैठाकर सेना के अड्डे पर ले जाते हैं। जाने से पहले निकोला अपनी पत्नी के हाथों का बनाया हुआ छोटे से बुत को अपने पास रख लेता है जो उसकी पत्नी ने उसकी रक्षा के लिए बनाया था। जब ये लोग सेना के अड्डे पर पहुंचते हैं तो वहां उनका वरिष्ठ निकोला को देखकर
उन दो सैनिकों पर गुस्सा करने लगता है और निकोला को फौज में भर्ती करने से मना कर देता है, क्योंकि उनके वरिष्ठ को निकोला पर शक होने लगता है कि कहीं निकोला कोई जासूस ना हो। जब वरिष्ठ ने उन दोनों सैनिकों से अच्छी तरह निकोला के बारे में जानकारी ली और निकोला ने भी पूरी बात बताई कि किस तरह से रूसी सैनिकों ने मेरी पत्नी को बेरहमी से मार दिया और मेरे घर को जला दिया, इसलिए अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। और उसने उस वरिष्ठ को यकीन दिलाया कि वह रूसी सैनिक को मारकर इस देश को आज़ाद करना चाहता है। ये सुनकर वो वरिष्ठ निकोला को यूक्रेनियन आर्मी में भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब क्योंकि निकोला एक आम इंसान था, इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी गणित का विषय पढ़ाया था और बंदूकों के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। जब सभी फौजी बंदूकों को जोड़ रहे थे तो उनके मुकाबले में निकोला काफ़ी धीमा था और वो सबसे आखिर में बंदूक को जोड़ता है। ये देखकर उस अफसर को लगता है कि निकोला कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान रखा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान निकोला अपने वरिष्ठ से कहता है कि वह उसे उसके नाम से ना बुलाए क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और वरिष्ठ ने उसे बताया कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए सैनिक को देश के लिए कोई बड़ा काम करना पड़ता है। निकोला ने इस बात को बुरा नहीं माना और वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तो तब भी निकोला चीजों को सीखने की प्रैक्टिस करता। एक दिन वरिष्ठ सभी सैनिकों को बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रूसियों का मुकाबला कर सके। यह वरिष्ठ सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हो। ये सुनकर कुछ लोग खड़े होते हैं और उन लोगों के बीच में निकोला भी होता है, क्योंकि वह भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। निकोला को देखकर सभी सैनिक हंसने लगे। निकोला को देखकर उसका वरिष्ठ उससे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो एक बंदूक को जोड़ और खोल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर निकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। ये सुनकर वरिष्ठ निकोला से कहता है कि ठीक है, ये लो, तुम्हें इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड के अंदर जोड़ना है। अब खुद को साबित करने के लिए निकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध देता है और तेजी से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है और इस काम को करने में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगते हैं। निकोला की फुर्ती देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे अब वे निकोला के लिए तालियां बजाने लगे। वह वरिष्ठ भी निकोला से प्रभावित हुआ और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान निकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को नए आधुनिक हथियार दिए जाते हैं। ये देखकर निकोला भी आधुनिक हथियार की मांग करता है, जिस पर वहां का वरिष्ठ उसे कहता है कि अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब निकोला के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वो लेकर वहां से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान वरिष्ठ सबको बताता है कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी हालात क्यों ना आए, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता और अपने निशाने पर नजर बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए वरिष्ठ सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है और इस तरह से निकोला इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उसका निशाना सिर्फ एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को काले बोर्ड से ढक दिया जाता है। इस दौरान उन्हें अंदाजा लगाकर अपने निशाने को शूट करना होता है। बाकी सैनिकों में से कुछ सैनिक इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाता है और निकोला इस टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वो काफी पुरानी थी और उससे बिल्कुल सही निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। मगर सबको पता था कि अगर निकोला को नई बंदूक दी जाती तो वो निशाना बिल्कुल सही लगा लेता। अगली ट्रेनिंग उस स्नाइपर के लिए और मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने निशाने को शूट करना था और वो भी रात के अंधेरे में। यहाँ वरिष्ठ ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी निशाने को हिट नहीं कर सका। बाकी सब ने तो गोली चला दी, पर यहाँ सिर्फ निकोला ने गोली नहीं चलाई। वो समझ जाता है कि फ्लेयर की रोशनी में सीधा निशाना लगाना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो वरिष्ठ ने फ्लेयर छोड़ा था तो उसने गोली चलाने के बजाय फ्लेयर की रोशनी में अपने निशाने की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी गणित की जानकारी को इस्तेमाल करके एक बिल्कुल सही शॉट मारा। ये देखकर उसका वरिष्ठ और बाकी सैनिक हैरान रह गए। ये टास्क आज तक किसी ने भी पूरा नहीं किया था, सिर्फ निकोला ने कर दिखाया। वरिष्ठ निकोला से काफी प्रभावित हुआ और
उसे उसका मनचाहा कोड नेम रेवन दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और निकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था, जहां कर्नल ने निकोला को सलाम किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल निकोला के पास आता है और उससे कहता है कि वो अपना सामान बांध ले क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। जल्दी निकोला की टीम इस जगह पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई और अभी ये लोग उन रूसी सैनिकों को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूर एक गाड़ी दिखाई दी जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से कर्नल सबको शूट ना करने के लिए बोलता है। उधर रूसी सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट्स को चेक किया और पूरी गाड़ी की भी तलाशी ली और जब सब ठीक रहा तो उन सैनिकों ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगा तो उन सैनिकों ने उन्हें खूब मारा। ये सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का आदेश दिया। एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने निशाने को खत्म कर देते हैं और इस तरह उनका पहला मिशन पूरा हुआ। मिशन के बाद जब सभी अड्डे पर लौटे तो निकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी अड्डे पर मौजूद नहीं है। वो परेशान हुआ कि आखिर सब कहाँ चले गए। जब उसने पूछा कि मेरे बाकी साथी कहाँ है तो उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन निकोला को खबर लगी कि जिस मिशन पर उसके साथी गए थे उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए और उन सभी लोगों को एक रूसी स्नाइपर ने मारा। उस स्नाइपर का नाम सेरी था और वो रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और निकोला अपने साथियों के साथ अपने अगले मिशन पर निकल गया। जगह पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछा दी और अपनी जगह लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक वहां पर पहुंच गए और उन सैनिकों के हाथ में एवन भी था। एवन वही लड़का था जो स्कूल में निकोला को परेशान किया करता था और अब उसने रूसी आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जैसे ही कर्नल शूट करने का आदेश देता है तब निकोला थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था। लेकिन फिर निकोला अपने जज्बात को अलग रखकर वहां रखे लैंड माइंस को शूट करता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है जिससे एवन समेत सभी रूसी सैनिक मारे जाते हैं। सब कुछ काबू में होने के बाद कर्नल गुस्से में निकोला से पूछता है कि जब मैंने शूट करने का आदेश दिया तो तुम क्या सोच रहे थे। जिस पर निकोला जवाब देता है कि उन रूसी सैनिकों में मेरा एक स्टूडेंट भी था, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। यहाँ कर्नल ने निकोला को समझाया कि उसे एवन की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन था और रूसी आर्मी को ज्वाइन करना एवन का अपना फैसला था, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मिशन पूरा करके ये सभी अपने बेस कैंप पर लौट आए। कर्नल को निकोला पर पूरा भरोसा था। वो अपना ज्यादातर वक्त निकोला के साथ बिताता था। यहाँ कर्नल ने निकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और उसे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं। उसकी 2 बेटियां इस बात को नहीं जानती कि उनके पिता एक सैनिक है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ और मेरी पत्नी ने भी आज तक मेरे बारे में बच्चों को नहीं बताया है कि मैं एक सैनिक हूँ। यहाँ निकोला ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताई कि किस बेदर्दी से रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को मार डाला। इस दौरान निकोला काफी भावुक भी हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। ये मिशन काफी जरूरी था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रूसी सैनिकों का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और निकोला जल्दी से जगह पर पहुंचे और अपनी जगह लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रूसी सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ निकोला ये नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी और वो निकोला के ठीक निशाने पर था। यहाँ निकोला ने गोली चलाने की इजाजत मांगी पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब निकोला गुस्से से लाल हो रहा था क्योंकि सामने खड़े सैनिक ने उसकी पत्नी को मारा था और उसने आर्मी को ज्वाइन भी इसीलिए किया था ताकि वो अपनी पत्नी का बदला ले सके। इसलिए उसने दोबारा से फायर करने की इजाजत मांगी पर एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब निकोला अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सैनिक की तुरंत मौत हो गई, लेकिन बुरी बात यह थी कि रूसी सैनिकों को उनकी जगह का पता चल गया। कर्नल निकोला से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सेरी था वो भी अपनी जगह लेकर बैठा हुआ था और अब उसे भी उनकी जगह पता लग गई। कर्नल भी ये बात
जानता था कि सिरी पास ही है, इसलिए वो सिरी की तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी जगह को जानता, सिरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया और कर्नल की वहीं पर मौत हो गई। अब निकोला को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई। निकोला को पता लगा कि रूसियों को उनकी जगह का पता लग चुका है। उधर रूसी सैनिकों ने भी निकोला के ऊपर जोरदार फायरिंग और बमबारी करनी शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए निकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की लाश उठाई और अपनी जगह से पीछे आने लगा। जल्दी वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने अड्डे पर पहुंचा। निकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वो खुद को उसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। यह उसने कसम खाई कि वो सिरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्द ही निकोला को भी 2 रूसी स्नाइपर्स की खबर मिली और वो तुरंत अपने अगले मिशन पर निकल गया। वो अपनी जगह पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्दी उसने स्नाइपर को मार गिराया, पर उस स्नाइपर को मारते दौरान एक दूसरे स्नाइपर ने निकोला को बाजू पर गोली मार दी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब क्योंकि वो काफी घायल था, इसलिए वो एक गुप्त अड्डे पर चला गया और अपने शरीर को थोड़ा आराम देने लगा। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया और उसने निकोला को बताया कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया जिसने कर्नल को मारा था। उसके बाद निकोला अपने अड्डे पर पहुंचा और जहां मेजर सभी को स्नाइपर के बारे में बताने लगा। मेजर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम सिरी है और वो रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। उसका निशाना आज तक गलत नहीं लगा। सिरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर को मार गिराया, इसलिए उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताते हैं कि सिरी पहले यूक्रेन के सैनिकों को मारता है और फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है ताकि यूक्रेनी सैनिक हार मान ले। वो बताता है कि सिरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी जगह को बदलता नहीं है और एक खास जगह पर बैठकर अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो सिरी की जगह पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक उनकी पहली टीम रूसी सैनिकों पर सामने से हमला करेगी और जब वो इस हमले में व्यस्त होंगे तो उनकी दूसरी टीम उन लोगों पर पीछे से हमला करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर निकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सिरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी उस जगह की तरफ निकल गए। जगह पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी जगह ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। उधर निकोला भी चुपके से बिल्डिंग में दाखिल हुआ, जहां उसे 2 रूसी सैनिक दिखे जो अपनी बातचीत में मशगूल थे। निकोला ने भी बिना देर किए हुए उन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया कि सिग्नल के मिलते ही यहाँ बैठे स्नाइपर्स ने सभी सैनिकों को मार डाला। उधर सिरी ने यह नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो बिल्डिंग के छत पर चला गया जहां पर पहले से रूस का एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन ऊपर जाकर जब उसने स्नाइपर को देखा तो वो स्नाइपर मर चुका था। यह देखकर उसे दिल में घबराहट बढ़ने लगी और अब सिरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने अड्डे पर बैकअप के लिए संपर्क किया, लेकिन बैकअप टीम को उस तक पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगने वाले थे। ये सुनकर वो तेजी से अपनी जगह पर आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसने सामने टेबल पर एक छोटा सा बूथ देखा जो असल में उसके बाहर जाने के बाद निकोला ने रखा था, जो उसे उसकी पत्नी ने दिया था। अभी सिरी कुछ सोच पाता कि तभी निकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू से मार मारकर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले निकोला ने उसके पास से ग्रेनेड फेंक दिया और उस धमाके में ये आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। थोड़ी देर बाद सिरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि सिरी अब मर चुका है। इसलिए जब उन्होंने सिरी को कॉल किया तो कॉल उधर निकोला ने उठाया और उनसे कहा कि वो सभी मरने वाले हैं, और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही रूसी सैनिकों में हलचल मच गई और वो सभी ट्रक से बाहर कूद गए। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स उन पर घात लगाकर बैठे हुए हैं। यहाँ यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार शूटिंग शुरू कर दी और एक एक करके रूसियों को चुन चुन कर मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों के बाद निकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था वो अब पूरा हो चुका है। उसने उन सभी लोगों को मार दिया जिन्होंने उसकी पत्नी और कर्नल को मारा था। यहाँ निकोला ने कसम खाई कि वो आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा, और इतना कहकर वो वहां से चला गया। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।